हेलो बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट्स डबल हेलिक्स मॉडल। जो मॉडल किसके लिए दिया गया था? जो डीएनए के लिए दिया गया था। अब जो हमारा इससे पहले लेक्चर था उसमें आप लोगों ने क्या सीखा कि डीएनए कितनी चीज़ों का बना हुआ है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, इसमें पेंटोज शुगर होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब क्या हुआ, डीएनए का स्ट्रक्चर उन्होंने कैसे डिस्कवर किया? उससे पहले की कहानी ये है, फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो सेल है, फ्रेडरिक नाम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा आपके पास ये जो सेल होती है, इस सेल के न्यूक्लियस में बात समझना, मैं यहाँ पे क्या लिखने जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को डीएनए के पैकिंग के वक्त ये बात समझनी है कि मैंने ये अल्फाज पहले क्यों इस्तेमाल किया। सर, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में एक एसिडिक सब्सटेंस होता है, एसिडिक सब्सटेंस, ठीक है। किस साइंटिस्ट ने कहा? फ्रेडरिक ने कहा। पहली बार फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा एसिडिक सब्सटेंस होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। उन्होंने उस सब्सटेंस का नाम रखा न्यूक्लियन, NuClein। यहां तक चलो जी। अब साइंस जो जितने साइंस थे उस जमाने के, उनको अंदाजा हुआ था कि न्यूक्लियस में कोई एसिडिक सब्सटेंस है। अल्फाज यहां पे है एसिडिक, इट मींस ये जो डीएनए है ये एसिडिक इन नेचर है। यही पे मैं पहले आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि डीएनए इज एसिडिक इन नेचर। चलो जी। अब उन्होंने कहा था कि न्यूक्लियन प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। फिर दो और साइंटिस्ट आए, ठीक है। एक का नाम था जेम्स वाटसन, ठीक है, जेम्स वाटसन, और दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। अब यहां पे इन दो साइंस के बारे में बात करते हैं। सर, उसके बाद जो दो साइंटिस्ट आए, एक का नाम था जेम्स वाटसन, दूसरे का नाम था फ्रांसिस क्रिक। उन्होंने क्या किया? सर, उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने किसको स्टडी किया था? उन्होंने स्टडी किया था एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा। किसको स्टडी किया था? सर, उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को स्टडी किया था। जो किसने दिया था? जो कि मॉरिस एंड रोजालिंड ने प्रपोज किया था। ये एग्जाम में सवाल आ सकता है कि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किसको स्टडी किया था? उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को स्टडी किया था। जो किसने दिया था? जो मॉरिस और रोजालिंड ने दिया था। उसको स्टडी करने के बाद उन्होंने जनाब अली जो मॉडल दिया था, उन्होंने उसका नाम रखा डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है वो डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल है। लेकिन उन्होंने किस चीज को स्टडी किया? उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा को स्टडी किया था। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा किसने दी थी? मॉरिस और रोजालिंड ने दी। एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा वो अलग टॉपिक है, ठीक है, बाहर यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। यहाँ पे हमें जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का मॉडल डिस्कवर करना है। अब उस मॉडल को समझने के लिए, ठीक है, मैं उसके फीचर्स लिखूंगा। पहला फीचर, ठीक है, आपको अंदाजा होगा कि उन्होंने क्या कहा था। फर्स्ट वन यहां पे पहला, उन्होंने कहा ये जो डीएनए है ये एक चेन नहीं है बल्कि ये दो चेन है, ठीक है। फिलहाल आप एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा था ये बनी हुई होती है टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। समझिए यहां पे सर, डीएनए की कितने चेन का बना है? भाई ये बना हुआ है टू पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। अगर एक चेन मैं यहां से रखूंगा तो दूसरी चेन यहां से। अब हम इसको डायग्रामेटिक बनाएंगे, फिर आपको समझ में आएगा टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किसे कहते हैं, ठीक है। अब हमें वो डाटा इस्तेमाल करना है जो हमने सीखा है कि डीएनए किस चीज का बना हुआ है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, ठीक है। चलो जी, पहले ब्लैक वाला बनाएंगे, ऊपर वाला। ये क्या होगा? यह हो गया पेंटोज शुगर, ठीक है। अच्छा, ये दूसरा पेंटोज शुगर हो गया, ये तीसरा पेंटोज शुगर हो गया, चौथा, पांचवा, ठीक है। 5 पेंटोज शुगर मैंने बनाया, ठीक है। अगर आप लोगों को ये डाटा इस्तेमाल करना आया, ठीक है, तो आपके लेक्चर्स आसान जाएंगे, आप लोगों को ये सारा चैप्टर आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, सर क्या कहा था उन्होंने?
उन्होंने कहा था, चलो ये कार्बन नंबर 1 है, ठीक है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और यहाँ पे होता है कार्बन नंबर 5। मैं यहाँ पे रेड से जो मैं बना रहा हूँ ये कार्बन नंबर 5 है, गलती नहीं करना, ठीक है। ये कार्बन नंबर 5 है, ये कार्बन नंबर 5 है, ठीक है। चलो जी एक मैं आपके लिए यहाँ पे दिखाता हूँ, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। ये कार्बन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, बाकी सबके लिए सेम है। अब हमने सबसे पहले क्या बनाई, हमने सबसे पहले बनाई ब्लैक वाली चेन। अब इस ब्लैक वाली चेन में मैंने आपको क्या कहा था, सर आपने कहा था, चलो जी यहां से स्टार्ट करते हैं। कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप। कार्बन नंबर 5 के साथ क्या अटैच होता है, फॉस्फेट ग्रुप। वो फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ अटैच होता है, कार्बन नंबर 3 के साथ, ठीक है। लेकिन किसके साथ, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ। ये यहाँ पे समझो, ये जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, ये होता है कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच, ठीक है। लेकिन फिर जब ये एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ ज्वाइन करता है, तब ये उस न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होता है। अगर आपको समझ नहीं आया, ठीक है, चलो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आप लोगों के लिए, उससे आसान हो जाएगा। ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। इस कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन नंबर 5 होता है, उस कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। ये क्लियर है, ठीक है। कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होता है नाइट्रोजन बेस। वो किसके साथ अटैच होते हैं, कार्बन नंबर 1। यही मैं समझाना चाहता हूं, फॉस्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का अटैच होता है कार्बन नंबर 5 के साथ, ठीक है। चलो जी ये हो गया। अब ये वाला इसके साथ, यह कार्बन नंबर 5, ठीक है, 1 2 3 4, यह है कार्बन नंबर 5। इसके साथ होगा अटैच इसका फॉस्फेट ग्रुप, और वो इसको फिर अटैच कराएगा इस न्यूक्लियोटाइड के साथ कार्बन नंबर 3 के साथ। अब देखें यहां पे फॉस्फेट ग्रुप, ये कार्बन नंबर 5। चलो जी यहां तक तो आसान है, चलो ये बनाते हैं फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा नेक्स्ट हमें क्या सीखना है, नेक्स्ट हमें सीखना है, अच्छा नाइट्रोजन बेसिस हम रेड से बनाएंगे। कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजन बेस अटैच होती है। चलो जी यहाँ पे G लिखेंगे, यहाँ पे T लिखेंगे, बाहर आपकी मर्जी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, C लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, ठीक है। ये हुआ है एक स्ट्रैंड, ठीक है। अब जो पहला पॉइंट है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये हो गई एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब दूसरी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी उसके लिए मैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। उससे पहला पॉइंट कहा था 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। सर 2 चेन्स है, लेकिन दूसरी चेन जो है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जो पहली चेन है इसमें कौन सा एंड फ्री है, आप कहोगे सर ये जो कार्बन नंबर 5 है ना, इसके पास जो फॉस्फेट ग्रुप है ये फ्री एंड है यहाँ पे। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों ने ये याद रखा तो आप लोगों को दूसरा पॉइंट समझ में आएगा। अगर कार्बन नंबर 5 जो फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है वो फ्री एंड होता है, और यहाँ पे कौन सा एंड अटैच होगा, सर यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, जो कार्बन नंबर 3 पे प्रेजेंट होता है वो फ्री होता है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो हमारे पास होती है, एक एंड पे उसके पास कार्बन नंबर 5 के पास, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप फ्री होता है, लेकिन लास्ट एंड पे उसपे कौन सा ग्रुप फ्री होता है, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। दूसरा पॉइंट उसने क्या कहा, उसने कहा भले ही 2 चेन है लेकिन इनमें एंटी पैरेलल मॉइटी होती है। वो क्या होता है, उसने कहा अगर आप देखोगे ये जो चेन है उसको 5 पोजीशन पे अटैच है फॉस्फेट, ठीक है, तो 3 पोजीशन पे उसको क्या है यहाँ पे हाइड्रोक्सिल। लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड होगी, दूसरी स्ट्रैंड यहाँ पे होगा 3N और यहाँ पे होगा 5N। अगर हमें वो ड्रॉ करने, चलो जी हम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था दूसरा पॉइंट, ठीक है, चलो जी पहले समझेंगे, नहीं पहले लिखते हैं एंटी पैरेलल मॉइटी। एंटी पैरेलल मॉइटी किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे सीएल, चलो ब्लू से बनाएंगे। ये वाला जो है इसका फेस यहां से है, वो हमें ऐसे बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, ये हो गया कार्बन नंबर 1।
अब इस कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होगा नाइट्रोजन बेस। मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन बेस अभी नहीं बनाई, मैं आप लोगों को बोलूंगा नाइट्रोजन बेस, क्योंकि मुझे तीसरा पॉइंट भी समझाना है, ठीक है। चलो जी, क्योंकि 1 2 3 के साथ क्या अटैच होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यही उन्होंने कहा एंटी पैरेलल मोइटी। अगर यहाँ पे इस चेन पे 5वीं पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो तीसरी पोजीशन पे जो दूसरा स्टैंड है उसकी तीसरी पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है, आगे जाएंगे। आप कॉपी उठाइए, मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब बाकी वही पॉइंट्स। ये कार्बन नंबर 4 के साथ कार्बन नंबर 5, इसके साथ क्या अटैच होगा, फॉस्फेट ग्रुप। वो फॉस्फेट ग्रुप कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है, यहाँ कार्बन नंबर 5 उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप फिर इसके तीसरे के साथ, ये है इसका कार्बन नंबर 5 उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप, वो अटैच होगा कार्बन नंबर 3 के साथ। यह इसका अपना फॉस्फेट ग्रुप, वो अटैच होगा कार्बन नंबर 3 के साथ। अब देखो यहाँ पे ये है कार्बन नंबर 1, यह है कार्बन नंबर 2, यह है कार्बन नंबर 3, यह है कार्बन नंबर 4, यह है कार्बन नंबर 5। उस कार्बन नंबर 5 के साथ हमेशा अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप। यही उसने कहा। अगर जो आप दूसरी स्ट्रैंड देखोगे, दूसरी स्ट्रैंड में आपको याद रखना है उसमें एंटी पैरेलल मोइटी होती है। उसका मतलब क्या होगा, अगर पहली चेन में फॉस्फेट ग्रुप यहां से फ्री है और एंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, तो जो दूसरी चेन उसके अपोजिट में हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले होगा, ठीक है, और लास्ट में होगा फॉस्फेट ग्रुप। इसको कहते हैं एंटी पैरेलल मोइटी, ठीक है। मतलब अगर ये 5 3 है तो यहां से होगा 3 5। ये क्लियर है, ठीक है, एंटी पैरेलल मोइटी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने तीसरा पॉइंट क्या कहा था, देखिए तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, अब तीसरा पॉइंट समझिए, ये जो नाइट्रोजन बेस है, अब आप लोग मुझसे कहोगे सर कौन सी नाइट्रोजन बेस, यहां पे तो इस स्ट्रैंड के पास अपने नाइट्रोजन बेस है, हाँ भाई सही है, इस स्ट्रैंड के पास भी अपने नाइट्रोजन बेसिस है, हाँ। इन्हीं दो को आप समझिए, ठीक है, इन्हीं दो को पकड़िए, ठीक है, उनको पकड़ के आपको समझना है कि उन्होंने तीसरा पॉइंट क्या कहा था। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा था कि नाइट्रोजन बेस में, ये जो नाइट्रोजन बेस है ये पेयर अप करती है। सर ये पेयर अप क्या हो गया, उन्होंने कहा ये जो एडेनाइन है, ये जो नाइट्रोजन बेस एडेनाइन है, ये हमेशा पेयर अप हो जाएगी, ये हमेशा पेयर अप हो जाएगी थायमीन के साथ। ये आपको याद रखना है। जिस बच्चे ने ये याद रखा उसे जेनेटिक कोड आएगा, उसे समझ में आएगा, ठीक है, मुझे टेम्पलेट कैसे बनाना है, उसको सारी चीजें समझ में आएंगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, सर एडेनिन हमेशा मिलता है, एडेनिन हमेशा पेयर अप होता है किसके साथ, थायमीन के साथ। अगर यहाँ पे एडेनिन है तो उसके अपोजिट में ये थायमीन है। एडेनिन और थायमीन यहाँ पे अपोजिट, ठीक है। एडेनिन हमेशा किसके साथ मिलेगा, थायमीन के साथ, ठीक है। और इनके सर किन के जरिए, ठीक है, ये बना मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। भाई किन के जरिए मिलते हैं, सर ये मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए, ठीक है। अच्छा सर जो गोनीन है जी, गोनीन हमेशा पेयर अप होती है, किसके साथ पेयर अप होती है, सर गोनीन पेयर अप होती है साइटोसिन के साथ, ठीक है। लेकिन जब पेयर अप होगी तो कितने नाइट्रोजन बॉन्ड्स, अच्छा सर हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, अभी मैंने बॉन्ड नहीं बताया, यहाँ पे साइटोसिन है, ठीक है। तो इसका जो कार्बन नंबर 1 पे ये जो होगी इसकी नाइट्रोजन बेस, वो क्या होगी, वो गोनीन होगी, ठीक है। क्योंकि साइटोसिन हमेशा पेयर अप किसके साथ करती है, गोनीन के साथ, ठीक है। सर एडेनिन किसके साथ पेयर अप होती है, थायमीन के साथ। गोनीन किसके साथ पेयर अप होते हैं, साइटोसिन के साथ। ये चीजें आपको जरूरी याद है, अगर आप लोगों ने ये याद रखी थी तो तभी तो आप इतना सारा बना सकते हो। चलो जी, अब मुझे यहाँ बताइए, यहाँ पे एडेनिन है तो यहाँ पे कौन सी नाइट्रोजन बेस हो जाए आएगी, शाबाश, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यहाँ पे थायमीन आएगी। अच्छा यहाँ पे थायमीन है तो उसकी नाइट्रोजन बेस कौन सी आएगी, एडेनिन, गुड, शाबाश। यहाँ पे गोनीन है, यहाँ पे इसकी नाइट्रोजन बेस क्या आएगी, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, ठीक है सर, यहाँ पे आएगी साइटोसिन, ठीक है। तो ये था अबाउट नाइट्रोजन बेसिस।
सर उस तीसरे पॉइंट में उन्होंने और क्या कहा, उन्होंने कहा नाइट्रोजन बेसिस पेयर अप होते हैं एडेनिन थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ। उन्होंने कहा जब एडेनिन थायमिन के साथ मिलती है इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? 2। जब साइटोसिन और ग्वानिन मिलते हैं उनमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये आपसे पूछा जाएगा कि जब एडेनिन और थायमिन पेयर अप करते हैं जिनको हम बेस पेयर कहते हैं, ठीक है, तो हमने देखा एडेनिन थायमिन के साथ पेयर कर रहा है, ठीक है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं? सर इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अच्छा ग्वानिन मिल रही है साइटोसिन के साथ, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ मिल रही है। तो ये था तीसरा पॉइंट। सर चौथा पॉइंट क्या था इसमें? अब अगर मैं यहां पे लिखूंगा फोर्थ पॉइंट, देखिए अब फोर्थ पॉइंट को समझिए, ठीक है, ये जो एक चेन है मैं इसको खाली नाइट्रोजन बेसिस लिखूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो जी, ए सी, मैं नाइट्रोजन बेसिस ए सी ए टी जी, ये ऊपर वाली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की नाइट्रोजन बेसिस है। अगर आप दूसरे इसके नीचे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है अगर आप उसके नाइट्रोजन बेसिस देखोगे, आप देखोगे सर यहां क्या आएगा? ए के बदले टी आएगा, जी आएगा, ए के बदले टी आएगा, टी के बदले ए आएगा और सी आएगा। ये बराबर इसके अपोजिट होता है, इसलिए कहते हैं सर ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ना ये बराबर से ये सेम नहीं है, तो फिर क्या है सर? ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के अपोजिट है। जो चौथा पॉइंट है ना आपको याद रखना है, 2 स्ट्रैंड, सर ये जो 2 स्ट्रैंड्स है ये कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। सर कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर। कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर का मतलब हो गया कि ये अपोजिट होते हैं। सर एडेनिन अपोजिट इसके क्या आएगा? थायमिन। सी का अपोजिट क्या आएगा? जी। ए का अपोजिट टी, टी के अपोजिट ए, जी का अपोजिट सी। अगर इसके नाइट्रोजन बेसिस ऐसे ठीक है तो उसके नाइट्रोजन बेसिस उसके अपोजिट होंगे। जिस बच्चे ने ये समझा ना कॉम्प्लीमेंट्री नेचर, उसको जेनेटिक कोडिंग आराम से आएगी, ठीक है। तो हो गए कितने पॉइंट्स हो गए? 4। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं। चलो जी, अब जो हमें नेक्स्ट सीखना है, अब यहां पे बच्चे मुझसे सवाल कर सकते हैं, सर आप हमें बताइए, चलो मैं यहां पे इसको थोड़ा सा रफ करता हूं। अब आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, सर ए सी के साथ बेस पेयर नहीं बना सकता है, जी ठीक है, टी के साथ बेस पेयर नहीं बना सकता है, इसका रीजन क्या है? अगर आप लोगों ने मुझसे सवाल किया सर क्या ए सी के साथ एडेनिन साइटोसिन के साथ बेस पेयर बना सकता है, मैं कहूंगा नहीं। क्यों सर? आप कहोगे सर ग्वानिन थायमिन के साथ बेस पेयर बना सकता है, मैं कहूंगा नहीं। सर व्हाट इज द रीजन? ठीक है, मैंने आपको कहा जब एडेनिन और थायमिन आपस में मिलते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए मिलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में शर्त होती है हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए यहां से एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ और फिर यहां से भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, तब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। लेकिन एडेनिन और साइटोसिन में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के चांसेस बिल्कुल 0 है। बिल्कुल उसी तरीके से ग्वानिन और थायमिन ये भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते, जिसकी वजह से सर ये आपस में नहीं मिल सकते हैं। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट था नाइट्रोजन बेसिस पेयर अप करते हैं। अच्छा, इनको बेस पेयर्स कहते हैं, ठीक है। बेस पेयर मैं यहां पे लिखूंगा, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है डीएनए को स्टडी करते वक्त, बेस पेयर। तो हो गए हमारे 4 पॉइंट। चलो जी 5th पॉइंट अब समझते हैं। 5th पॉइंट समझने के लिए ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। 5th पॉइंट उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये जो डीएनए है, ये डीएनए है आप लोगों का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। उन्होंने कहा सर ये राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होता है, ठीक है। किस पैटर्न में ये, ठीक है, मैं यहां पे लिखूंगा राइट हैंड
फैशन, ठीक, कॉइलेड, ठीक है सर। ये जो कॉइलेड होता है राइट हैंड फैशन में, ठीक है। ये जो एक टर्न है, ठीक है, इसकी लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, या आप कहोगे इस पिच ऑफ है, ठीक है, पिच ऑफ हेलिक्स, ठीक है। उन्होंने कहा ये सर ये जो दो स्टैंड्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं राइट हैंडेड फैशन में, और एक उनका पिच होता है 3.4 नैनोमीटर, इसकी डिस्टेंस चाहे इसकी डिस्टेंस वो होगी 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, या आप लिख सकते हैं 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक है सर। और उसमें रफली कितने बेस पेयर्स होते हैं सर? उसमें रफली 10 बेस पेयर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक पिच में कितने बेस पेयर्स होते हैं सर? उसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं, बेस पेयर्स। अच्छा, यहां पे एक और चीज आप समझिए, ये एक बेस पेयर है, ये एक बेस पेयर है। अच्छा, ये दूसरा बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है। दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा था? दूसरा पॉइंट उन्होंने कहा था दो बेस पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर। ये आप लोगों को याद रखना था। इट वॉज एवरीथिंग अबाउट जो हमें पढ़ रहा था डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट उन्होंने कहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और पॉइंट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, इसकी बैकबोन कौन बनाते हैं? इसकी बैकबोन एक तो फास्फोरस बनाते हैं और बनाती है शुगर, लेकिन अल्टरनेट मैनर में, पहले फास्फोरस फिर शुगर, फिर फास्फोरस फिर शुगर, फिर फास्फोरस फिर शुगर, ठीक है। ये जो बेस नाइट्रोजन बेसिस होते हैं वो इनवर्ड, ठीक है, डायरेक्टेड होते हैं। सर इनको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? स्टेबिलिटी इनमें प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि फिफ्थ पॉइंट था। उन्होंने कहा ये जो डीएनएक्स का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, और उसका प्लेन इसके ऊपर ओवरलैप करता है, जिसकी वजह से इसमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। नाउ द नेक्स्ट सेंट्रल डोग्मा। बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। क्रिक साहब ने क्या कहा? क्रिक साहब ने कहा जनाब उसने हमें एक बात दिया कि जेनेटिक मटेरियल की प्रोग्रेशन, ठीक है, ये जिस बच्चे ने याद रखा, ठीक है, उसको जेनेटिक्स आराम से समझ में आएगी, ठीक है। फ्रांसिस क्रिक ने क्या कहा था? तो क्रिक साहब ने दिए थे, ठीक है, क्रिक साइंस ने इनको दिया था। उन्होंने कहा आप यहाँ पे लिखिए डीएनए, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए mRNA, एंड नेक्स्ट वन आप लोग यहाँ पे क्या लिखोगे सर? यहाँ पे लिखेंगे फिर प्रोटीन। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा, क्रिक साहब ने कहा सेंट्रल डॉगमा क्या कहता है? सेंट्रल डॉगमा कहता है डीएनए के पास ताकत है। अगर आप लोग मुझसे सवाल करोगे सर अगर नया डीएनए बनाना होगा वो कहाँ से बनेगा? फ्रांसिस क्रिक ने कहा ये जो पुराना डीएनए इसके पास ताकत होती है, ये अपने आप से ही नया डीएनए बना सकता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। तो सर अगर हमें डीएनए बनाना है तो किस प्रोसेस से डीएनए बनाएंगे? भाई हम बनाएंगे रेप्लिकेशन से, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि डीएनए के पास ताकत है, डीएनए एमआरएनए बना सकता है, डीएनए से ही एमआरएनए बनता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? सर उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो एमआरएनए है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। उसको क्या कहते हैं? उसको सर हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डॉगमा को कॉन्सेप्ट दिया था क्रिक साहब ने। उन्होंने कहा था डीएनए से ही बनता है नया डीएनए, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि डीएनए ही बनाएगा एमआरएनए, उस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। समझेंगे, मैं आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाऊंगा। मैंने आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन दी, ये एक बेस पेयर है, ये दूसरा बेस पेयर है, उनके बीच की जो डिफरेंस होती है वो होती है 0.34 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर, दैट्स 10⁻⁻⁹ मीटर। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये भी कहा था अगर हम देखेंगे एक ह्यूमन सेल, उसमें कितने बेस पेयर, जो 46 क्रोमोसोम है टोटल, उनके कितने बेस पेयर है?
वो ऑलमोस्ट होते हैं 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। चलो जी ठीक है, अब मैं काम करूंगा सर, इसका मतलब ये हो गया एक बेस पेयर, ये हो गया दूसरा बेस, इतने ही मेरे पास है 6.6, ये जो ना ये 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। दो बेस पेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 0.34 नैनोमीटर। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 नैनोमीटर, तो मुझे जो लेंथ मिलेगी ना वो लेंथ होगी डीएनए की। ये ऑलमोस्ट मुझे निकलती है 2.2 मीटर। अब आप लोग समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। सर ये जो सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻6 मीटर। देखिए कितना साइज न्यूक्लियस का छोटा है, 10⁻6 मीटर। अब आप देखिए जो हमारे पास डीएनए है उसकी लेंथ निकलती है 2.2 मीटर। सर इतना लंबा डीएनए जो 2.2 मीटर है वो 10⁻6 मीटर के न्यूक्लियस में कैसे अरेंज है? इट मीन्स उसकी पैकिंग होगी वहां। तो टॉपिक हमें निकला पैकिंग ऑफ डीएनए। पैकिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, मैंने इससे पहले आपको समझाया कि मैंने इससे पहले आप लोगों को समझाया जो डीएनए होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। अब दो ऑर्गेनिजम्स में हम पढ़ेंगे इसकी पैकिंग। सर एक हम पढ़ेंगे यूकेरियोट्स में, दूसरा हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में। पहले प्रोकैरियोट्स में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अब उनमें क्या होता है इन प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, उनमें प्रोटीन्स होते हैं। उस प्रोटीन के साथ ये डीएनए अटैच होता है। सर प्रोकैरियोट्स में डीएनए अटैच होता है किसके साथ? ठीक है, डीएनए अटैच होता है प्रोटीन के साथ। डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटीन पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जिस रीजन में ये होंगे उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आप लोगों से कभी पूछा जाएगा न्यूक्लियोइड क्या है, आप लोगों को कहना है न्यूक्लियोइड एक रीजन होता है प्रोकैरियोट में जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वहीं पे उसका डीएनए अटैच होता है प्रोटीन्स के साथ। अब सवाल आता है यूकेरियोट्स में, ठीक है। अब सर व्हाट अबाउट यूकेरियोट्स? ये जो डीएनए है ये एसिडिक नेचर है। इसका नेचर क्या है सर? सर इसका नेचर एसिडिक है। अब इस डीएनए के बारे में हम क्या सीखेंगे? सर ये जो डीएनए है ना एसिडिक, अगर एसिड मिलना है तो वो बेस के साथ मिलेगा, ठीक है। सर हमारे यूकेरियोटिक सेल जो है इनमें प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन तो अमीनो एसिड्स का बना हुआ है, ठीक है। अब सेट ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब एक प्रोटीन नहीं, ठीक है, सेट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो कि बेसिक अमीनो एसिड्स के बने हुए होते हैं। उन सेट ऑफ प्रोटीन्स को हम कहते हैं हिस्टोन्स, HISTONES। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा कि हिस्टोन क्या है, आप लोगों को कहना है हिस्टोन एक मॉलिक्यूल है जो बहुत सारे प्रोटीन्स का बना हुआ होता है और वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। इस हिस्टोन में ज्यादातर कौन से अमीनो एसिड्स इस्तेमाल होते हैं? इसमें ज्यादातर लाइसिन और आर्जिनिन इस्तेमाल होते हैं। सर बेसिक प्रोटीन, ठीक है, हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनिन इस्तेमाल होते हैं। अब मैं यहाँ सपोज ये जो डायग्राम मैंने बनाई कि ये हिस्टोन है। अब क्या होता है सर काम कि बहुत सारे हिस्टोन, ऑलमोस्ट 8 हिस्टोन आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टेमर। ये आप लोगों को याद रखना है। मैं यहाँ पे फिर से रिकैपिचुलेट करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ कि हिस्टोन में ज्यादातर बेसिक प्रोटीन होते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन। अब एग्जाम में पूछा जाएगा, गलत नहीं करना, वहां पे कहना कि सर लाइसिन है, आर्जिनिन, और ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इसके साथ, ठीक है, अगर मुझे आप लोगों को समझाना है, ठीक है, सपोज ये आप लोगों का हिस्टोन ऑक्टेमर है। जो डीएनए होता है
इतना लंबा डीएनए ये इसके इर्द गिर्द रैप किया हुआ होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये कंडेंस होता है। ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकिंग ऑफ डीएनए। सर पैकिंग ऑफ डीएनए में आप हमें क्या समझाना चाहते हो? पैकिंग ऑफ डीएनए में मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हिस्टोन ऑक्टोमर के इर्द गिर्द क्या रैप किया होता है। सर उसके इर्द गिर्द रैप किया हुआ होता है डीएनए। अब ये जो स्ट्रक्चर बना, ठीक है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। सर अब न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं? ये तो आसान हो गया। न्यूक्लियोसोम मतलब हिस्टोन ऑक्टोमर के इर्द गिर्द क्या रैप किया है? डीएनए। ऑलमोस्ट कितने बेस पेयर्स होते हैं एक न्यूक्लियोसोम में? रफली होते हैं ऑलमोस्ट 200 बेस पेयर। ये आपको याद रखने हैं। चलो जी, अब हमें जो स्ट्रक्चर मिला, अब इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस डॉट से, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है? ये न्यूक्लियोसोम है। न्यूक्लियोसोम का मतलब क्या है? ठीक है, न्यूक्लियोसोम हिस्टोन ऑक्टोमर के इर्द गिर्द रैप किया हुआ है डीएनए। कितने डीएनए में कितना पोर्शन होता है? उसमें 200 बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर। अब यहां पे देखिए, फिर ये न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं। अब ये न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं और ये बनाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिन। जिसे हम क्या कहते हैं? सर उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। तो आपका जो ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है ना, ये रैप को हुआ होता है अराउंड हिस्टोन ऑक्टोमर और बनाता है न्यूक्लियोसोम। फिर न्यूक्लियोसोम आपस में मिलते हैं और बनाते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्रोमैटिन कहते हैं। यही क्रोमैटिन एट मेटाफेज स्टेज, ये जो क्रोमैटिन है ना आपका, ठीक है, मेटाफेज स्टेज, सेल डिवीजन, ठीक है, एग्जाम तो मैंने दिए है, आप लोग चेक कर सकते हैं, वहां पे आप लोगों को मेटाफेज का समझ में आएगा, ठीक है। सर ये जो क्रोमैटिन है एट मेटाफेज स्टेज, ये कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब क्या होगा? ठीक है, कंडेंस का मतलब शॉर्ट होता है, ठीक है, जम जाता है, ठीक है, और ये रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा क्रोमोसोम किस स्टेज पे बनता है? एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। ये आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अब देखिए, ये जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन, इस क्रोमैटिन में दो रीजन्स होते हैं। एक रीजन को हम कहते हैं यूक्रोमैटिन, एक रीजन को हम कहते हैं यूक्रोमैटिन, दूसरे रीजन को हम कहते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। अब देखिए यहां पे यूक्रोमैटिन वो रीजन होता है, अगर हम क्रोमैटिन को स्टेन करें तो ये वो रीजन होता है जो लेस स्टेन होता है। स्टेन मतलब हो गया कलर देना। सर जब हम क्रोमैटिन को स्टेन करते हैं, ड्यूरिंग स्टेन इस क्रोमैटिन पे कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे ये लेस स्टेन होता है, उन जगहों को हम कहते हैं यूक्रोमैटिन। सर क्या ये जरूरी है याद रखना? हाँ भाई, ये जरूरी है याद रखना। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव साइट होती है ट्रांसक्रिप्शन की। अगर आप लोगों से पूछा जाएगा क्रोमैटिन में कौन सी साइट होती है एक्टिव ट्रांसक्रिप्शन की, आपको कहना है यूक्रोमैटिन, ठीक है। उसके बाद हेटेरोक्रोमैटिन इसका अपोजिट, ठीक है। सर जो हेटेरोक्रोमैटिन होती है ये डेंस स्टेन होती है, ये डेंस स्टेन होती है, और सर ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है, इट इज नॉट द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट पॉइंट में यहां पे कहना चाहता हूं, क्रोमैटिन को जब फर्दर पैकिंग करनी होती है तो उसके लिए उसको एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, उनको कहते हैं एनएचसी, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। मैं भी आप लोगों के नीट एग्जाम में मत पूछा जाएगा, ठीक है, कि क्रोमोसोम को जब क्रोमैटिन को जब पैकिंग करनी होती है तो उसमें कौन से क्रोमोसोम, वो कौन से प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं, उसमें जो प्रोटीन इस्तेमाल होते हैं उनको कहते हैं एनएचसी। एनएचसी का मतलब होता है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन होते हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते हैं, ठीक है। ये इनका कॉन्सेप्ट आप लोगों को हायर क्लासेस में पढ़ना है।